नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री इस देश में नहीं हुआ होगा जिसने इतने पैमाने पर हेट स्पीच दिए हों, जहरीले बयान दिए हों और खुल्लम खुल्ला दिए हों और डंके की चोट पर दिए हों, और उसका बाल बांका भी अभी तक कम से कम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। कानूनों का उल्लंघन सरेआम कर रहे हैं। संवैधानिक मर्यादा होती है एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका ज़रा भी उन्हें ख्याल नहीं है। और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से, उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल हो गए हों, उनका दिमाग चल गया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये असम के मुख्यमंत्री के लिए असम के लोग भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री उनका दिमाग, उनका काम नहीं कर रहा है। उसमें इतनी विकृतियां पैदा हो गई हैं कि उसका इलाज ज़रूरी हो गया है। अब क्या कहा है, लेटेस्ट तो ये है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि असम में मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनको तकलीफ़ें दी जाएं। यहाँ तक इस स्तर पर वो गिर गए कि उन्होंने कहा कि अगर कोई रिक्शा वाला, मियाँ रिक्शा वाला है, तो वो 5 रुपये मांग रहा है तो उसको 4 रुपये दो, क्योंकि उसको तकलीफ़ देना है। ये तकलीफ़ क्यों देना है? क्योंकि उनके मन में मुसलमानों के प्रति घृणा है, नफ़रत है, और ये नफ़रत वो असमिया समाज में फैला देना चाहते हैं। उनको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर देना चाहते हैं ताकि वो आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सके। वो खुद कह चुके हैं कि मैं पोलराइज करना चाहता हूँ, मैं 30 साल तक कम से कम पोलराइज करना चाहता हूँ। यानी 30 साल वो पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं। पहले भी कर रहे थे, बीजेपी भी कर रही है। बांग्लादेश घुसपैठियों के नाम पर वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस 1-1.5 महीने में उन्होंने जिस अंदाज में ये सब किया है वो बहुत डराने वाला है, और ऐसा लगता है कि उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है कि वो जिस पद पर बैठे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। तो हेमंत बिश्व शर्मा के एक बयान का जिक्र मैंने किया है, लेकिन वो लगातार बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है वैसा असम में भी हो सकता है। अब असम और बांग्लादेश की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, हम सब जानते हैं। असम में हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की आबादी 30-32% के आसपास है, 34% के आसपास है, लेकिन वो अल्पसंख्यक हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से डर दिखाने की, पैदा करने की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी है? 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 10 साल हो रहे हैं वो बीजेपी सत्ता में है, और 10 साल बाद भी वो असम के हिंदुओं को आश्वस्त नहीं कर पाए हैं। तो ये तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल की और बीजेपी के 10 साल की विफलता का द्योतक है। वो असमिया समाज को डरा रहे हैं कि डर के वो बीजेपी के पाले में आ जाएं, बीजेपी को वोट दें और बीजेपी की सरकार बनाएं। ये डर दरअसल पैदा करने की वजह यह है कि असम के मुख्यमंत्री खुद बहुत डरे हुए हैं। माहौल ऐसा बनता जा रहा है असम में कि अगर धांधली न हुई, अगर पैसे का खेल न किया गया, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां न की गई, तो वहां पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। और अगर सत्ता से बाहर हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की दुर्गति का दौर भी शुरू हो सकता है। ये घबराहट उनके अंदर है, और इसी घबराहट की वजह से लगातार वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अभी 15 जनवरी को उन्होंने एक और भयानक किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 22 ऐसी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी जहां पर मुसलमान बहुमत में हैं, मुसलमानों की संख्या अच्छी है, वहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका मतलब है कि वो अपने आप को और अपनी पार्टी को पूरी तरह से मुसलमानों से अलग कर लेना चाहते हैं। असम में 126 सीटें हैं और 22 सीटें जो मुस्लिम बहुल बता रहे हैं वो,
अगर उस पर चुनाव नहीं लड़ती तो क्या 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी? और उसमें भी कई सीटों पर क्या वो असम गण परिषद और जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनको दे देगी? तो बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी? 70-80 सीटों पर। मतलब अपने दम पे सरकार नहीं बनाना चाहती क्या वो? तो ये झूठ बोल रहे हैं। उनका जो पूरा मकसद है वो सांप्रदायिक राजनीति है और मुस्लिम वोटर्स को कम आंकने की एक कोशिश है। उन्हें ये जताने की कोशिश है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। बिना मुसलमान वोटों के या उन सीटों को बाहर करके भी वो अपनी सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा वो एजुकेशन जिहाद का शोर मचा चुके हैं, लैंड जिहाद की बात कर चुके हैं, फ्लड जिहाद की बात कर चुके हैं और एक तरह से पूरी जो इस्लामोफोबिया होती है उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हर तरफ से निंदा हो रही है। उस पर भी मैं आऊँगा। अभी जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ट्रबल दें, उन्हें सताएं, उन्हें तकलीफ़ दें और कानूनी तरीके से करें, उनको बाहर निकालें, बॉर्डर चेक से बाहर कर दें और ये सब करें ताकि वो हमारे ऊपर हावी ना हो। ये जो बात वो कह रहे हैं उसका कोई तुक नहीं है। हावी होने की तो सवाल ही नहीं उठता। हावी वो कभी नहीं हुए हैं। और असम में चूँकि हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, बहुमत में है, बहुसंख्या है, तो वैसा कुछ होने की बात है ही नहीं। लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक तरह से एथनिक क्लिनजिंग का मामला है, जातीय सफाई का मामला है। और कांग्रेस ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भी लिखी है। कहा है कि जब असम के मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों को इस तरह से धमका रहे हैं, परोक्ष धमकी भी दे रहे हैं, सताने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, तो ये सरासर बिल्कुल नेकेड हेट स्पीच है। अभी 25 जनवरी को उन्होंने एक और बयान दिया कि 5 लाख मुसलमानों को वो बाहर कर देंगे। किस तरह से करेंगे? कानूनी तरीके से नहीं, जैसे भी हो वो 5 लाख मुसलमानों को, 4 से 5 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा देंगे। और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि भर भर के उनके खिलाफ शिकायतें दीजिए ताकि चुनाव आयोग, जो कि इसी काम के लिए बैठा ही हुआ है बीजेपी के सहयोग के लिए, वो उनके नाम हटा सके। तो ये उनका मकसद है। अब ये जो उन्होंने कहा है ये एक तरह का संवैधानिक संकट पैदा करता है, क्योंकि अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको ज़रूरी बता रहा है, तो ये अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है और ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो है ही। मैंने आपको रिक्शा वाले का जिक्र किया कि जो मामूली हैसियत वाले मुस्लिम हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी फल कुछ बेचते हैं, उनको सताने का आह्वान वो कर रहे हैं। ये एक तरह का हेट अपार्थाइड है, एक तरह का रंग भेद, नस्ल भेद है जो वो कर रहे हैं। और इससे सरेआम पूरी जो समाज है उसको नुकसान पहुंच रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो इन मामूली लोगों पर तो हमले कर रहे हैं, लेकिन वो खुद असम की बहुत बेशकीमती ज़मीन कौड़ियों के मोल में उद्योगपतियों को दे चुके हैं और इसके सारे प्रमाण और दस्तावेज सब सामने आ चुके हैं। तो वो किस तरह से उद्योगपतियों के पाले में बैठे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों में भी जो धनी मुसलमान हैं उनके साथ उनकी दोस्ती है, वो उनके साथ हवाई जहाज़ में भी घूमते हैं। लेकिन जो मामूली हैसियत वाले जो मुसलमान हैं, जो दो वक्त की रोज़ी किसी तरह से कमा कर गुजारा करते हैं, उन पर वो हमला बोल रहे हैं। तो जाहिर है कि इस तरह की हेट स्पीच को गवारा नहीं किया जा सकता, स्वीकारा नहीं जा सकता। ये विशुद्ध रूप से फासीवादी है, नस्लवादी है और सांप्रदायिक राजनीति का नमूना है। अब सवाल उठता है कि क्या इतने सब के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? कायदे से तो हो जानी चाहिए थी। जो हेट स्पीच के वजह से इनके खिलाफ मुकदमा किए जाना चाहिए था। जैसे आईपीसी की धारा
153A के तहत और 505 के तहत उन्हें उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था। और इन जो बयान दिए हैं वो इतने पर्याप्त हैं कि उनके आधार पर शर्मा को जेल भी भेजा जा सकता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की भाषा में बात करता तो ये सारी धाराएं उसको लगाकर जेल में डाला जा सकता था, और ये मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। अब मुख्यमंत्री जो कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। हम सब जानते हैं कि अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं और इस तरह की चीज़ों पर भी आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। आप याद कीजिए कि 2023 में जो विपक्ष के नेता थे देवव्रत सैकिया, उन्होंने जब एक FIR दर्ज कराई थी उनके खिलाफ, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक हेट स्पीच एक रैली में दिया था, और उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये आप देखिए कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलता जा रहा है। UN की CERD है, कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसने जनवरी 2026 में ही भारत सरकार से असम में बंगाली मुसलमानों के साथ भेदभाव करने पर रिस्पांस मांगा है, उसका जवाब मांगा है। अब ये कहने को कह सकते हैं कि ये सीधे शर्मा के खिलाफ तो डायरेक्ट एक्शन नहीं है, लेकिन जो कुछ असम में हो रहा है, जो कुछ हिमंता बिश्व शर्मा असम में कर रहे हैं, ये उसी को लेकर है। उसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नोटिस लिया गया है और ये पूछा जा रहा है मोदी सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप जवाब दीजिए। क्या सवाल उठता है कि क्या वो अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? आखिरकार वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है, और उस नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य में शासन चलाएं। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है, जिसमें समानता, भेदभाव निषेध और जीवन का अधिकार शामिल है। इन तीनों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से कि 5 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करें ताकि उनके नाम, मुसलमानों के नाम हटाए जा सकें, ये अपने आप में ही भेदभावपूर्ण रवैया है, खुल्लम खुल्ला, और इस वजह से वो संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में IPL दाखिल करे, हालांकि अभी तक इस तरह का केस नहीं हुआ है, PIL दाखिल करे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई करे तो हो सकता है कि ये मामला और भी गंभीर रुख ले और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना पड़े। और ये सारे हेट स्पीच, चूँकि इसके प्रमाण हैं, वीडियो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाए जा सकते हैं, सुनाए जा सकते हैं, और उसके आधार पर उससे कार्रवाई करने की मांग की जा सकती है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इतने गंभीर उल्लंघन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी से, निष्पक्षता से, बिना राजनीतिक दबाव के इन्हें देखा, सुना, जांचा, परखा, तो वो गवर्नर से कह सकता है कि इन्हें अपने पद से हटने के लिए मजबूर किया जाए, उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए विवश किया जाए। लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि इस निज़ाम में किस तरह से सरकारें और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तरह का गठबंधन, मिलीभगत हो चुकी है, जिसकी वजह से हम ये स्थिति देख रहे हैं कि एक प्रदेश का मुखिया, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से सरेआम हिंसक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है, खुलेआम एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, पोलराइजेशन की बात कर रहा है, जानबूझकर जो मताधिकार होता है आम आदमी का, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, उससे वंचित करने की बात कर रहा है योजनाबद्ध तरीके से। ये सब बताता है कि हेमंत बिश्व शर्मा तमाम सीमाएं, तमाम लक्ष्मण रेखाएं, तमाम रेड लाइंस लांघ चुके हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि असम में इस तरह की राजनीति
बीजेपी कर रही है और केंद्रीय हाईकमान बिल्कुल शांत है, खामोश है। वो शायद इस राजनीति को पसंद कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा भी बिल्कुल बिना हिचक के बेधड़क ये काम किए जा रहे हैं। तो बीजेपी का गेम प्लान भी हो सकता है कि इसी तरह से असम के हिंदुओं को भड़काया जाए मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। तमाम वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जो दूसरे दल हैं, जैसे रायजोर दल है, जो अखिल गोगोई जो वहाँ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान कार्यकर्ता हैं, किसान आंदोलनकारी हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है और वो भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। तो वहाँ के तमाम राजनीतिक दल, आमसू जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल असम का मुस्लिम माइनॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हिंदू और बंगाली दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम है, हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली। बेसिकली ये जो हेमंत बिश्व शर्मा है, ये बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें चूंकि हिंदू बंगाली भी माइनॉरिटी में है, उनको भी कई बार इस वजह से टारगेट किया जाता है। तो वो दोनों इस फ्रंट के साथ हैं, तो वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो संभावना ये है कि अगले 2-3 महीने अप्रैल में अगर चुनाव होते हैं तो असम में ये गहमा गहमी बहुत होगी, हिंसा भी हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे भी करवाए जा सकते हैं। अगर हेमंत बिश्व शर्मा जैसा व्यक्ति है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये उनका अतीत भी कहता है। वो बहुत तरीके के खेल खेल चुके हैं। वो आतंकवादी संगठन अल्फा के मेंबर रह चुके हैं, ये बताया जाता है पूरे यकीन के साथ। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, सत्ता लोलुपता में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बड़ा खतरा चुनाव के पहले ये दिख रहा है। असम के लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, ऐसे नेताओं से उन्हें छुटकारा पाना होगा, अन्यथा ये असम को नरक बना देंगे। असम में खून की नदियाँ भी बहा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।